नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। तो हम लोग कवर कर रहे थे मौद्रिक नीति के उपकरण को, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को, जिसके अंतर्गत हमने देखा था पिछले लेक्चर में सीआरआर को और एसएलआर को। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर के वो पहले लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये आप लेक्चर देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बैंक रेट, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को और एमएसएफ को, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को। ठीक है, तो फटाफट इसको देखते हैं कि ये चीजें क्या है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये सारी रेट जो है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये सारी रेट जो है वो मौद्रिक नीति के टूल है, मौद्रिक नीति के उपकरण है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। ठीक है, या तो घटाती है या तो बढ़ाती है, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, इस बात को आप बस ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट इसको देखते हैं कि चीजें क्या क्या है। ध्यान से समझिएगा, काफी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, जितने भी रेट्स आ गए काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग ऑफन यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि चीजें थी क्या, किसी में लॉन्ग टर्म में करते हैं, किसी में शॉर्ट टर्म में करते हैं। तो जो भी है अभी यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बैंक दर को, कि बैंक दर क्या होती है। तो बैंक दर एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट है, एक प्रकार का ब्याज दर है, जिसपे आरबीआई क्या करती है, अपने ग्राहकों को, अपने क्लाइंट्स को क्या करती है, दीर्घ अवधि के लिए लोन मुहैया कराती है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन मुहैया कराती है। यानी कि जो बैंक दर है एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट है, जिसपे आरबीआई अपने ग्राहकों को दीर्घ अवधि के लिए लोन मुहैया कराती है। अब आरबीआई के ग्राहक कौन कौन है, तो आरबीआई के क्लाइंट से जितने भी प्रकार के बैंक हो गए हमारे इंडिया में वो सारे हैं, सरकार हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों, और वित्तीय संस्थान जो भी हो गए, जैसे कि एलआईसी हो गया, जो बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंशियल चीजें करती है, तो उसको हम लोग वित्तीय संस्थान बोलते हैं। तो ये सारी चीजें होगी। तो ये आरबीआई के ग्राहक है, और आरबीआई अपने ग्राहकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन जब देती है तो उस पे वो जो चार्ज वसूल करेगी, उस पे वो ब्याज दर लेगी, उस ब्याज दर को बोलते हैं हम लोग बैंक दर। जब भी कोई आरबीआई का ग्राहक दीर्घ अवधि के लिए लोन लेता है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है, तो आरबीआई उससे क्या करती है, कोई भी वस्तु सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में नहीं लेती लोन के बदले, यानी कुछ भी गिरवी के रूप में, जिसको बोलते हैं लोग साधारण भाषा में कि गिरवी। हालांकि देखिए ये सारी चीजें मैं सिंपल बनाने के लिए लेक्चर को डाल रहा हूं, तो आपको हो सकता है अजीब लगे थोड़ा कि गिरवी विरवी क्या है, मतलब कि कुछ स्टैंडर्ड वर्ड डालिए। तो मेरा जो मेन मकसद है आपको साधारण भाषा में आपके दिमाग में चीजों को पहुंचा देना है। ठीक है, तो गिरवी के रूप में आरबीआई कुछ भी नहीं लेता है यदि कोई भी उसका ग्राहक लंबी अवधि के लिए लोन लेता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है। तो ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि कुछ भी गिरवी नहीं होगा। अगर बैंक रेट को आरबीआई बढ़ा देती है तो उसके द्वारा जो उसके क्लाइंट्स को लोन दिया जा रहा है वो भी महंगा हो जाएगा, वो जो लोन दिया जा रहा है वो भी महंगा हो जाएगा। मानिए कि अभी जो 6% के आसपास बैंक रेट होगा, जो भी है आप देख लीजिएगा, ये बदलता रहता है, हर 2 या 3 महीने पे आरबीआई इसको चेंज करती है, स्थिर भी रख सकती है, अनचेंज भी रख सकती है, डिपेंड करता है आरबीआई के कि क्या, मतलब कि उसको किस तरह से मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है, मुद्रास्फीति चल रही है, इस तरह से। तो मानिए कि अभी 6% चल रहा है बैंक रेट, तो अगर ये 6% से 8% कर दे, ठीक है 8% कर दे, 6% से 8% कर दे, सॉरी 6% से 8% अगर कर दिया जाए, तो अब देखिए पहले जहां 6 रुपया लग रहा था वहां अब 8 रुपया लग रहा है, तो महंगा हो गया। तो आरबीआई से बैंकों को खुद महंगा लोन मिल रहा है, तो अब जो बैंक क्या करेगी, अब जो किसी और को लोन देगी, मुझे, आपको या फिर किसी बिजनेस घराने को लोन देगी, वही महंगा कर देगी खुद बैंक भी। तो इससे क्या होता है कि जब बैंक रेट बढ़ता है तो लोन महंगा हो जाता है, बैंकों के लिए भी और हमारे आपके लिए भी। तो इस प्रकार से तो मुद्रास्फीति जब आएगी तो महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है, बैंक दर को बढ़ा देती है, जिसके कारण बैंकों को मिलने वाला जो लोन होता है वो महंगा हो जाता है। और जब बैंकों को ही लोन जो महंगा हो जाएगा, मिलने वाला जो लोन होगा वो महंगा हो जाएगा, तो बैंक भी क्या करेगी, अपनी इंटरेस्ट या फिर ब्याज दरें बढ़ा देगी। जब बैंक को 6% या 6% से 8% पे मिलने लगा, तो अब बैंक क्या करेगी, वो 10% पे देगी आपको। पहले 6% पे बैंक को मिल रहा था तो वो 8% रखती, अब 8% में मिल ही रहा है तो वो 10% रखेगी, इस तरह से। तो इन्फ्लेशन के समय रेट्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, आरबीआई क्या करेगी, बढ़ा देगी। इन्फ्लेशन वाला मामला अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेशन में क्या क्या चीजें होता है, तो आप जाकर के प्लीज इन्फ्लेशन वाला वो वीडियो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको नहीं समझ में आया तो हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज अजीब लगे, ठीक है, तो आप वो जाकर के देख लीजिए। लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट पे जाकर के चैनल के देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी। तो बस ये रखिए कि महंगाई के समय में या इन्फ्लेशन के समय में मनी फ्लो ज्यादा होता है,
जिसको कम करने की आरबीआई क्या करती है, रेट को बढ़ा देती है। जैसे लोन जब महंगा हो जाएगा तो लोन लोग कम लेंगे, मार्केट में पैसा ही कम आएगा लोन के रूप में। तो जब मार्केट में पैसा कम आएगा तो ऑटोमेटिकली मनी फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा। इस तरह की चीजें। तो ये हो गया बैंक रेट, लॉन्ग टर्म लोन के लिए मिलता है ये, ठीक है। इस तरह की चीजें, कोई भी गिरवी भी नहीं रखा जाता ये। अब देखते हैं रेपो रेट कि रेपो रेट क्या होती है। रेपो दर भी एक प्रकार का ब्याज दर है। जिस प्रकार बैंक दर एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, वो रेपो रेट भी एक प्रकार का ब्याज दर है, जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लिए लोन मुहैया कराती है। यानी कि जब आरबीआई अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म के लिए, लघु अवधि के लिए लोन मुहैया कराएगी तो उसके लिए जो ब्याज दर चार्ज करेगी उस ब्याज दर को बोलेंगे हम लोग रेपो रेट। सिंपल चीज है, ठीक है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए है और रेपो रेट जो है शॉर्ट टर्म के लिए, उसका उल्टा जस्ट। लघु अवधि के ऋण के लिए बैंक को अपनी जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है और बदले में आरबीआई उसको लोन देती है, ऋण देती है। पिछले स्लाइड्स में देखा हमने बैंक रेट में कि बैंकों को कुछ भी गिरवी के रूप में नहीं रखना पड़ रहा था। यहाँ पे आरबीआई को अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है अपने पास, उसके पास जो जीसेक होता है, जीसेक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो सरकार आपको भरोसा देती है कि वो सरकार जारी करती है, लोन वोन लेने के लिए सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है, ठीक है। साधारण शब्द में एक डॉक्यूमेंट है जिससे सरकार कहती है कि पैसे जुटाने के लिए सरकार जारी करती है और बैंक उसे खरीदती है, जिससे सरकार को क्या होता है, कुछ पैसे मिलते हैं योजना वगैरह चलाने के लिए। इस तरह से तो बैंक के पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, अगर उसको शॉर्ट टर्म लोन लेना है तो वो क्या करेगी, आरबीआई के पास जाएगी, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को देगी और बदले में उसके अनुपात में जो होता है आरबीआई उसको लोन देती है, ऋण मुहैया कराती है। तो इस अब जो लोन मुहैया कराएगी और इस पे जो चार्ज करेगी, वो जो इंटरेस्ट रेट लेगी, ब्याज दर लेगी, उसको हम लोग बोलते हैं रेपो दर। तो ये जो जीसेक बैंक जो है आरबीआई के पास रखती है, उसमें एक शर्त आरबीआई जोड़ती है कि ये जो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारे पास रख रहे हैं उसको जो है एक निश्चित अवधि के बाद इसको वापस खरीद लेंगे, वरना आरबीआई क्या करेगी इसका, ठीक है। तो इस शर्त के साथ बैंक आरबीआई के पास जीसेक को रखती है कि वो एक निश्चित समय अवधि के बाद उसे वापस खरीद लेगी। साथ ही एक और कंडीशन, एक और शर्त होती है कि जो जीसेक आरबीआई को देकर वह लोन ले रही है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को दे करके वह लोन ले रही है, वह उस बैंक के एसएलआर कोटे की रकम से नहीं खरीदा गया हो। पिछले लेक्चर में जो हमने देखा सीआरआर और एसएलआर को, तो एसएलआर में मैंने आपको बताया था कि एसएलआर को 3 फॉर्म में रखा जा सकता है, 3 रूप में, या तो वो कैश के रूप में रखे, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखे, या फिर सोने के रूप में रखे, गोल्ड के रूप में। तो जो एसएलआर कोटे वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, ये यहाँ पे नहीं, उसके बदले में आपको लोन शॉर्ट टर्म आरबीआई नहीं देगी। तो ये कंडीशन है कि जो आपके पास जीसेक है वो एसएलआर वाली जीसेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली। अब बाकी जो एक फैक्ट आप देख लीजिए, रेपो दर जो है एक्चुअली वो रीपरचेजिंग रेट ऑफ रीपरचेज का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब पुनर्खरीद दर का एक छोटा रूप है, ठीक है। उसी को रेपो शॉर्ट में रेट ऑफ रीपरचेज को रेपो रेट बोला जाता है, ठीक है, आरई और पीओ, ठीक है, रेपो रेट, इसका ये छोटा रूप है। इसमें भी क्या होता है कि जिस प्रकार बैंक रेट में आरबीआई बढ़ा देती है इन्फ्लेशन के समय में, इसमें भी क्या होगा कि आरबीआई से बढ़ाती है तो आरबीआई द्वारा बैंकों को मिलने वाला जो लोन होता है वो महंगा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक भी अपने ब्याज दर बढ़ाती है। सेम चीज है, जितनी भी रेट्स है वो बढ़ेंगी, ब्याज दर ही बढ़ जाएगा। ब्याज जब ज्यादा लगने लगेगा तो लोन भी महंगा हो जाएगा, आपको ज्यादा ब्याज पे करना पड़ेगा बैंकों को, तो बैंक भी क्या करेगी, अपनी ब्याज दर बढ़ा देंगी बाकियों के लिए, इस तरह की चीजें। तो इन्फ्लेशन के समय में आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। रेपो रेट जो है शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि आरबीआई जो है वो लोन दे रही थी बैंकों को, ठीक है। अब क्या है कि आरबीआई लोन लेगी, बैंक अब आरबीआई को देंगे। तो यही कहता है कि जब आरबीआई अपने ग्राहकों से लघु अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ऋण लेती है तो इसके लिए आरबीआई जो ब्याज दर चुकाएगी बैंकों को, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, प्रतिवर्ती रेपो दर। तो ये वाली चीज है, बस उल्टा चीज है, जो रेपो रेट है उसका उल्टा चीज है, इसीलिए इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, प्रतिवर्ती रेपो रेट। इसमें आरबीआई खुद क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करेगी, आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बताया ना कि गिरवी रखना पड़ता है। क्या गिरवी रखना पड़ता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी।
अब आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंकों को देगी, बैंकों को बेच देगी और बदले में क्या करेगी, उससे पैसे ले लेगी। ठीक है, लेकिन ये भी कंडीशन रखेगी, ये भी जिस प्रकार आरबीआई कंडीशन रखती है बैंकों के सामने कि आपको एक निश्चित समय अवधि के बाद जिसे को खरीदना पड़ेगा, उसी तरह से आरबीआई भी ये बोलती है कि निश्चित अवधि के बाद उसे खरीद लिया जाएगा, इस तरह से। हालांकि आप सोचिए कि एक मतलब कि ऐसी सोचने वाली चीज हो सकती है कि आरबीआई पैसों का करेगी क्या, वो लोन वोन के रूप में बिजनेस वगैरह उस तरह से करती नहीं है जिस प्रकार बैंक करते हैं। तो दरअसल होता क्या है कि आरबीआई कोई लोन वोन लेती नहीं है, आरबीआई कोई ऋण वगैरह नहीं लेता है। होता ये है कि जो इसके ग्राहक हैं, जो इसके कस्टमर है, जो क्लाइंट्स मैंने बताया, बैंक है, वित्तीय संस्थान हो गए, तो इसके पास दिन भर का जो वित्तीय कारोबार होता है, जो फाइनेंशियल जो कार्य होता है, उसके बाद जो बैंकों के पास जो धन बच जाता है, जो एक्स्ट्रा मनी बच जाती है, उसका बैंक क्या करेंगे, ठीक है, उस पर कोई प्रॉफिट फिर होने वाला है नहीं एक दिन के लिए। तो वो जो एक्स्ट्रा धन बच गया है, वो बैंक क्या करती है, वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देती है। आरबीआई के पास डिपॉजिट करने से उसको ये फायदा होता है कि एक दिन के लिए ही सही उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। यही है रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई को लोन वोन लेती नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्निकल टर्म में यही यूज किया जाता है कि आरबीआई बैंकों से जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है, उस पर जो इंटरेस्ट रेट पे करती है बैंकों को, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। लेकिन जो वास्तव में जो रियल चीज है, उसमें आरबीआई लोन न लेकर के, क्योंकि बैंकों के पास जो एक्स्ट्रा मनी बच गया है, वो बैंकों को कोई काम नहीं आएगा, उस पर कोई इसको प्रॉफिट होगा नहीं। तो आरबीआई एक दिन के लिए, बैंक जो क्या करते हैं, एक दिन के लिए ही सही आरबीआई के पास उसको जमा कर देते हैं कि ये रहा बचा हुआ पैसा, अब कुछ हमको इस पे इंटरेस्ट रेट पे कर दिए, तो आरबीआई उसको कुछ ब्याज दर दे देती है। तो ये मामला एक्चुअली होता है। लेकिन आपको एग्जाम के लिए आपको ऊपर वाला याद रखना है, लघु अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म लोन के लिए जब आरबीआई लेती है ग्राहकों से, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट पे करती है, तो ये है। इस व्यवस्था को जो आरबीआई के पास जो बैंक अपना धन रखते हैं, इसको बोलते हैं, एक टर्म दिया गया है पार्किंग टू आरबीआई, धन की आरबीआई को पार्किंग, इसको ये बोला जाता है। कहीं आपको एग्जाम में दिख जाए तो आई होप अब आप इसको मार्क कर पाएंगे। तो इस व्यवस्था को जो है, जो रिवर्स रेपो रेट की व्यवस्था है, उसको 1996 में शुरू किया गया आरबीआई के द्वारा। तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी एलएएफ इसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसके तहत इसको शुरू किया गया था। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा, इसके तहत जो है 1996 में रिवर्स रेपो रेट, प्रतिवर्ती रेपो दर को आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था, जिसके तहत बैंक क्या कर सकते हैं, अपने बचे हुए पैसे को आरबीआई को दे देंगे और एक दिन के लिए उनको कुछ कुछ ब्याज मिल जाएगा। इसका जो उद्देश्य था, वो बैंकों की आय में वृद्धि करना था, उसके घाटे को कम करना था। हमारे बैंक ऐसे भी रेगुलरली घाटे में रहते हैं, एक दो ही बैंक है जो कुछ फायदा दिखाते हैं, बाकी सारे बैंक घाटे में है। तो जो पहले से जो घाटे में बैंक चल रही थी, उसको थोड़ा सा मदद प्रदान करना था, यही उद्देश्य था रिवर्स रेपो रेट को लाने का। 1996 में लाया गया था, याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या आ गया, इस तरह की। अब है लास्ट वाला जो है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको सीमांत गतिरोध सुविधा बोलते हैं। कई जगह आपको सीमांत अस्थायी सुविधा भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, लेकिन किताबों में ये जो सामान्यतः जो है सीमांत गतिरोध सुविधा ही दिया जाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो जिस प्रकार हमने एलएएफ देखा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसी प्रकार एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी एक प्रकार की सुविधा है। ठीक है, अब ये सुविधा क्या है वो देखते हैं। पहले इस व्यवस्था के तहत बैंक जो है आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लघु अवधि के लिए ऋण लेता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि शॉर्ट टर्म लोन के लिए पहले से ही हमारे पास रेपो रेट है, रेपो दर के तहत बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं, तो फिर एमएसएफ की जरूरत बैंकों को क्यों पड़ती है, लघु अवधि के लिए एमएसएफ की जरूरत क्यों पड़ती है? दरअसल होता क्या है कि इस चीज को आप समझ लीजिए, इस चीज को समझेंगे तो एमएसएफ आपका क्लियर हो जाएगा। मानिए कि बैंकों के पास क्या है कि एकदम स्थिति ऐसी आ गई है कि उसके पास कोई भी जीसेक नहीं बचा है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसके पास बिल्कुल नहीं बची है। अब देखिए, रेपो रेट के अंतर्गत लोन लेने के लिए कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ रहा है, जिसे आपको गिरवी रखना पड़ेगा, जो कि एसएलआर कोटे वाली रकम नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो अब उसके पास जीसेक है नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ भी सिक्योरिटीज है नहीं, अब उसको लोन चाहिए और एकदम इमरजेंसी कंडीशन उत्पन्न हो गई है कि एकदम उसको कुछ ना कुछ पैसे चाहिए ही चाहिए अब बैंक को। इस कंडीशन में बैंक क्या करेगी? इसीलिए आरबीआई ने एक नई व्यवस्था उत्पन्न की है, जिसके तहत क्या है कि अब जो बिल्कुल जीसेक इसके पास नहीं है, लेकिन इसके पास एसएलआर तो है, एसएलआर है। ठीक है,
एसएलआर के अंतर्गत इसके पास जीसेक है, जो भी 19% मैंने आपको बताया कि उसको सुरक्षित रखना होता है, बैंकों को किसी भी कंडीशन में उसको लोन के रूप में नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने थोड़ा सा ढील दे दिया कि आपके पास जो एसएलआर कोटे वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसका थोड़ा सा हिस्सा लेकर के आप एक दिन के लिए लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। क्या समझे? तो यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं एमएसएफ। इसी सुविधा को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत गतिरोध सुविधा। यानी कि अब देखते हैं इसको हम लोग कि कभी कभी आपातकालीन स्थिति में बैंकों को पैसे की सख्त जरूरत पड़ जाती है। इस परिस्थिति में आरबीआई बैंकों को यह छूट देती है कि आप एसएलआर कोटे की थोड़ी सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रख करके एक दिन के लिए लोन ले सकते हैं। इस सुविधा यानी इस फैसिलिटी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी सीमांत गतिरोध सुविधा कहते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए जो आरबीआई चार्ज करेगी, आरबीआई जो इंटरेस्ट लेगी उसको हम लोग बोलते हैं एमएसएफ, उसको बोलेंगे। और एमएसएफ एक प्रकार की सुविधा भी इसको कह सकते हैं, दोनों चीजें कह सकते हैं। तो एमएसएफ रेट हो जाएगा, जो भी इस पे रेट लेगी, इंटरेस्ट लेगी, उसको एमएसएफ रेट बोलेंगे। तो एमएसएफ कोटे की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसके बेसिस पे उस सुविधा के तहत, जिस सुविधा के तहत वो लोन ले सकते हैं, उसको बोलते हैं ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये चीजें आई होप आपको ये क्लियर हो रही होगी। इस व्यवस्था की जो शुरुआत थी, इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 2011-12 की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, मौद्रिक नीति थी, उसके तहत इसको शुरू किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कब शुरू किया गया, तो 2011-12 में शुरू किया गया था। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें लिमिट है, जैसे कि रेपो रेट में है कि कोई लिमिट नहीं है, जितना आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है आप उतना लोन लीजिए। लेकिन इसकी जो अधिकतम सीमा है, इसकी जो लिमिट है, वो बैंक का जो शुद्ध जमा है, मानिए कि 100 करोड़ बैंक के पास अभी पड़ा हुआ है नेट डिपॉजिट के रूप में यानी एनडीटीएल के रूप में, तो उसका सिर्फ और सिर्फ 1% तक ही बैंक जो है एमएसएफ के तहत, ठीक है, वो लोन ले सकती है। मतलब कि जब 100 करोड़ है तो मात्र 1 करोड़ ही लोन ले सकती है वो, अगर 100 करोड़ के रूप में अगर उसके पास टोटल डिपॉजिट है तो। और इस पे जो लगने वाला इंटरेस्ट रेट होगा, जो ब्याज दर होगा, वो रेपो रेट से 1% अधिक होगा। यानी एमएसएफ पे जो रेट होता है वो रेपो प्लस जो है 1% होगा। इस तरह से मानिए कि रेपो रेट अगर 6% है तो एमएसएफ जो है वो 7% होगा। हालांकि कभी कभी मिसमैच भी होता है, कभी कभी आप देखेंगे कि थोड़ा सा इधर उधर हो गया, 75.75% का ही आप आंकड़ा निकाल पाएंगे अंतर, तो आरबीआई पे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली क्या कहा जाता है कि जो एमएसएफ की दर है वो रेपो रेट से 1% अधिक होगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो रिवर्स रेपो रेट की दर होती है वो रेपो रेट से 1% कम होती है। इधर आर की अगर हम बात करें, आर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, सॉरी अगर आपको असुविधा हुई, आर अगर मैं आपको लिख दूं तो रेपो रेट से -1% हो जाता है। इस तरह की चीजें, तो एमएसएफ जो है रेपो रेट से 1% प्लस होता है और रिवर्स रेपो रेट से 1% माइनस होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा कहा जाता है। तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी एमएसएफ क्या होता है। तो अब एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। अक्सर लोग एमएसएफ और रेपो रेट में कंफ्यूज करते हैं, तो मैं दोनों को एक बार थोड़ा सा आपको क्लियर करके बता देता हूं। बैंक रेट पहले था, तो बैंक रेट में क्या था, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना था और उसके लिए कोई कुछ भी गिरवी नहीं ले रही थी आरबीआई। उसके बाद था रेपो रेट। रेपो रेट में क्या था कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन था और वो उस पर थोड़ा सा गिरवी ले रही थी आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट था कि आरबीआई खुद ले रही थी, पहले बैंक ले रहे थे, अब आरबीआई खुद ले रही थी रिवर्स रेपो रेट में, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट पे कर रहे थे उस रेट को बोल रहे थे रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद एमएसएफ आया, तो एमएसएफ और रेपो रेट को थोड़ा सा हम लोग वो देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, तो ये बात देखते हैं। रेपो रेट को क्या बोला जाता है, तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत इसको रखा जाता है, रिवर्स रेपो रेट को और रेपो रेट को एलएफ जिसको बोलते हैं। और एमएसएफ तो हमने देखा ही। तो जो अंतर जो अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें देखिए कि एसएलआर कोटे वाली सिक्योरिटी से आप लोन नहीं ले सकते रेपो रेट के तहत, जबकि आप एमएसएफ के तहत यानी इस सुविधा के तहत, तरलता समायोजन सुविधा के तहत आप एसएलआर कोटे वाले, दोनों चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। तरलता समायोजन सुविधा अगर और ये सीमांत गतिरोध सुविधा का अंतर पूछे आपसे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और रेपो और एमएसएफ में अंतर पूछे तो वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसके तहत आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है एसएलआर कोटे वाली वो आपके काम नहीं आएगी। एसएलआर कोटे के तहत इस सिक्योरिटी का इस्तेमाल बैंक जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके तहत जो रेपो रेट के अंतर्गत है, जो कर्ज लेने की कोई लिमिट नहीं है, लोन नो लिमिट है, जितना सिक्योरिटी है उतना कर्ज। इसके तहत लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, जो आपका एनडीटीएल है उसका 1% तक, 1% तक आप मैक्सिमम ले सकते हैं। ये सभी ग्राहकों के लिए योग्य है, जितने भी ग्राहक है
आरबीआई के, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वित्तीय संस्थान हो, चाहे वो बैंक हो, सब इसके तहत लोन ले सकते हैं, रेपो के तहत या फिर एलएएफ के तहत। जबकि जो एमएसएफ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही एलिजिबल है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पे लगभग सभी बैंक आते हैं इंडिया के, लेकिन उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर वित्तीय संस्थान नहीं आते। शेड्यूल कमर्शियल बैंक का अगर आपको मैं थोड़ा सा और बताऊं तो आरबीआई के जो अधिनियम है उसके तहत 2-3 रूल दिए गए हैं, उसको जो फॉलो करती है उसी को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। साधारणतः लगभग जितने भी बैंक है, सरकारी बैंक जो सार्वजनिक बैंक है और प्राइवेट बैंक भी, वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है यहाँ पे। तो ये हो गया इसमें अंतर। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो वो सीधे आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके।